नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोनस पॉइंट और आपके साथ मैं हूं शुभम शंकधर। खबरों पे विश्लेषण के लिए मुंबई से द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो, जिसमें आपको पता चलेगा आज कौन सी बड़ी खबरों को हमने इस शो में शामिल किया है। तो पहली खबर नौकरियों के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़ी। जी हां, सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन पर नौकरियों के नाम पर धोखाधड़ी चल रही है। इसके बाद अगली खबर स्टार्टअप से जुड़ी। स्टार्टअप के लिए अच्छी खबर मिलने वाली है, सेबी कुछ राहत देने वाला है। क्या राहत है, किसको मिलने वाली है, क्या फायदा होगा, ये सब कुछ हम इस खबर के विश्लेषण में समझेंगे, जानेंगे। जमा की लिमिट क्यों बढ़ाना चाहते हैं पेमेंट बैंक्स? जी हां, पेमेंट बैंक्स ने ये रिक्वेस्ट डाली है कि आप जमा की लिमिट को बढ़ा दीजिए। ऐसा क्यों चाहते हैं, मानी जाएगी क्या ये बात? ये सब जानेंगे हम इस खबर में। अगली खबर जीडीपी से जुड़ी। जीडीपी नापने के लिए जीएसटी डेटा का इस्तेमाल होगा। अब तक नहीं होता था, अब होगा। क्यों होगा, क्या बदलाव आएगा, ये हम समझेंगे इस खबर के भीतर। और इसके बाद बड़ी खबर जो होगी वो होगी क्यों संकट में फंसा मेक इन इंडिया और अमेरिका से बातचीत टैरिफ पर कहां तक पहुंची। आज ये दो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। एक में चर्चा होगी टैरिफ पर, जो भारत यूएस के बीच बातचीत चल रही है वो कहां पहुंची, और दूसरी में मेक इन इंडिया से जुड़ी एक स्कीम का रिपोर्ट कार्ड आया है जो बहुत अच्छा नहीं है, चिंताजनक है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेक इन इंडिया कहां फंस गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकली जॉब पोस्टिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खास तौर पर लिंक्डइन पर। ऐसे फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। इन फर्जी पोस्ट में नेस्ले इंडिया जैसी बड़ी कंपनी के नाम तक का गलत इस्तेमाल हो रहा है। फर्जी पोस्ट में आकर्षक सैलरी का लालच देकर क्यूआर कोड स्कैन करने को कहा जाता है, जिसके जरिए ठगी होती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोग इस तरीके की धोखाधड़ी से बचें, ये हम उनको सुझाव देना चाहते हैं। सर, ये क्या नेटवर्क है, कैसे काम करता है, किस तरीके की पोस्ट होती हैं और कैसे लोग फंस जाते हैं? शुभम, भारतीय रोजगार बाजार की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है पिछले 2 साल से 3 साल से, और नौकरियां तलाशने वालों की भीड़ है। ऑनलाइन जॉब्स के जितने विज्ञापन आते हैं और जिस तरह से जॉब्स आते हैं वो लोगों को भरमाने के लिए काफी है। लेकिन अब इसमें एक जो नए तरीके का प्रयोग शुरू हुआ है, नए तरीके का घोटाला है, वो ज्यादा चिंताजनक है। एक ग्लोबल फर्म है, एडवाइजरी फर्म है जो कि फाइनेंशियल रिस्क का आकलन करती है, क्रॉल। उसने अपने एक ताजे सर्वे में बताया कि ऑनलाइन लिंक्डइन पर और अन्य वेबसाइट्स पर जो जॉब्स की पोस्टिंग की जा रही है उन 10 में से 2 जॉब्स फर्जी हैं। ये बात काफी बड़ी समझने वाली है। यानी जो लोग भी नौकरियां ऑनलाइन ढूंढते हैं लिंक्डइन से, तब से उनके पास लिंक्स आते हैं, वो ध्यान रखें कि 10 में से दो जॉब फर्जी है। नेस्ले जिसका जिक्र शुभम ने किया, वो बड़ा अनोखा मामला है नेस्ले की तरफ से। नेस्ले ने भी हाल में ही में कर्मचारियों की कमी की थी। नेस्ले भारत में 10,000 के आसपास कर्मचारियों को नौकरी देती है। उसकी तरफ से एक फेक पोस्ट आया लिंक्डइन पर, जिसमें एक एचआर बिजनेस पार्टनर के लिए, आईटी सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए की जॉब की मांग के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया था। 5 से 10 लाख रुपए की सैलरी थी। मामला यह है कि इस तरीके की जॉब पोस्टिंग्स में लोगों को जॉब देने के लिए कुछ फीस देने के लिए कहा जाता है। ये 50,000 से 1 लाख रुपए तक की फीस होती है। इस फीस को लोगों से भरने के लिए कहा जाता है। उसके बाद उनकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने की बात कही जाती है। यहाँ 2 तरीके के खतरे हैं। एक तो सीधे लोग 50,000 से 1 लाख रुपए इन स्कैमर्स के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि नौकरियों को लेकर इतनी बेचैनी है, हर व्यक्ति को नौकरी चाहिए और बड़ी कंपनियों के नाम पर तो नौकरी में ज्यादा लालच होता है। और दूसरी बड़ी चीज है कि इसके साथ उनका बहुत इंपॉर्टेंट प्राइवेट डेटा, उनके अकाउंट्स का डेटा और उनके वित्तीय सूचनाएं भी स्कैमर्स के पास पहुंच जाती हैं। ये बड़ी चिंताजनक परिस्थिति है। और इस मामले पर अब जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि लिंक्डइन पर आने वाली सारी नौकरियों के विज्ञापन सही नहीं है। फिलहाल अभी कोई ऐसी जांच पड़ताल भी भारत में नहीं है, ना लिंक्डइन की तरफ से या बाकी जगह से भी, जिससे ये पता चल सके कि वास्तव में ये पोस्टिंग सही है गलत है। तो इसको जांचने का एक तरीका है कि अगर कोई कंपनी आपको जॉब देने के बदले कुछ पैसा मांग रही है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस मांग रही है तो इसका मतलब है कि उसे आप एक चुटकी नमक के साथ लीजिए, वो स्कैम या फ्रॉड हो सकता है।
डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल से जनवरी के बीच डिजिटल फ्रॉड के मामलों में करीब 4,245 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अधिक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सतर्कता बरतने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करने की सलाह है। सर, किस तरीके के फ्रॉड हैं ये? क्यों सरकार ने माना है कि भारत किस तरह से डिजिटल फ्रॉडस्टर्स का और स्कैमस्टर्स का एक तरह से अभयारण्य बन गया है। 24 लाख मामले भारत में दर्ज किए गए 2024-25 के दौरान, अप्रैल से जनवरी के 10 महीनों में 24 लाख लोगों की ये शिकायतें वो हैं जो पहुंची हैं सरकार के पास फ्रॉड की। ये बहुत सारी ऐसी शिकायतें फ्रॉड की जो नहीं पहुंचती, तो उनको आप अलग कर दीजिए। और इनमें 4,245 करोड़ रुपए ऑनलाइन फ्रॉड से ठगे गए। करीब करीब पिछले साल की तुलना में देखें तो ये राशि 67% ज्यादा है 2022-23 की तुलना में। आरबीआई ने भी ये बात अपने हाल फिलहाल की कुछ चर्चाओं में कही थी। सेंट्रल जो पेमेंट सिस्टम रजिस्ट्री है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, इन सब ने, और जो साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग के तमाम सिस्टम है, वहां से ही जानकारी निकल कर आ रही है कि ये रिकॉर्ड नंबर है भारत में ऑनलाइन फ्रॉड का। इसमें हर तरीके के फ्रॉड शामिल हैं। इनमें लोगों का के यूपीआई का फ्रॉड, उनको गलत ढंग से लिंक भेजकर फिशिंग का, उनकी सूचनाएं निकाल लेने का, डिजिटल पेमेंट की सिक्योरिटी को ब्रेक करके उनके खातों में पहुंचने जैसी तमाम असंख्य तरीके की सूचनाएं फ्रॉड शामिल है। मैक्सिमम लोग, भारत के अधिकांश लोग डिजिटल साक्षरता के मामले में कमजोर हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि अपने मोबाइल फोन का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे किया जाए। और इस वजह से भारत पूरी दुनिया में, भारत से बाहर और भारत के भीतर भी उन सारे जराइम और फ्रॉड लोगों का अभयारण्य है जो अब इस मामले इस तरह से डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि भारत की टेलीकॉम कंपनियां इस बात से परेशान है कि स्कैमस्टर्स की कॉल अब अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से आने लगी है और बड़ी संख्या में आती है, इसलिए लोगों के लिए जानना मुश्किल हो जाता है। आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे स्टार्टअप्स के लिए अच्छी खबर है। सेबी जल्द ही स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए ईसॉप्स के नियम में ढील देने पर विचार कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य स्टार्टअप्स को अधिक फंडिंग के मौके हैं, जिससे इन कंपनियों को आईपीओ लाने में आसानी होगी। सेबी का ये निर्णय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर, क्यों करना पड़ा ऐसा? सेबी एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। अब जैसे जैसे बाजार में थोड़ा सुधार हो रहा है, तो अब कुछ नई चीजों की तरफ निगाह जा रही है। सेबी ने हाल में एक डिस्कशन पेपर सामने रखा है, जिसमें स्टार्टअप कंपनियों में ईसॉप देने के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है। सेबी उन प्रमोटर्स को फाउंडर के कोटे में ईसॉप देने की इजाजत दे सकती है, जो आमतौर पर पहले नहीं दिए जाते थे। ईसॉप आमतौर पर कर्मचारियों के लिए सुरक्षित होते थे कंपनियों के, जिसमें शेयर कैपिटल, डिबेंचर उनको दिए जाते थे, जो 2014 के नियम है। प्रमोटर्स को ईसॉप दिए जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ ही स्टार्टअप्स थे जो कुछ नियमों के तहत, कुछ पाबंदियों के तहत ऐसा कर पाते थे। लेकिन अब सेबी इस प्रस्ताव पर बात कर रहा है और इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए सामने रखा गया है कि प्रमोटर्स भी चाहे तो अपनी कंपनी में ईसॉप अपने लिए ले सकते हैं और अपने को ईसॉप के तौर पर शामिल करा सकते हैं। लेकिन यह फैसला आईपीओ के 1 साल पहले होना चाहिए, यानी आईपीओ की तैयारी के 1 साल पहले किया जाना चाहिए। इसका लाभ कई सारे स्टार्टअप्स को मिलेगा, अपने फाउंडर्स को और अपने कर्मचारियों को फाउंडर्स के रूप में बदलने में भी इसका फायदा मिलेगा। बच्चों में मोटापे की समस्या को रोकने के लिए नीति आयोग ने आयु आधारित पोषण रणनीति पर काम शुरू किया है। इस रणनीति के तहत अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए विशिष्ट पोषण योजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि उन्हें संतुलित आहार मिल सके। इसका उद्देश्य बच्चों में बढ़ती मोटापे की समस्या को नियंत्रित करना है और उनके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सुधार लाना है। इस योजना के जरिए स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, हेल्थ केयर सिस्टम के माध्यम से बच्चों को सही पोषण देने की दिशा में काम किया जाएगा। सर, क्या हासिल करने की कोशिश है इसके जरिए? भारत में पहली बार ओबेसिटी को लेकर, मोटापे को लेकर और बढ़ते वजन को लेकर किसी नीति की तैयारी की गई, जो महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा असर भारत की फूड इंडस्ट्री पर और खाद्य उत्पादों के बाजार पर पड़ता है। भारत में न्यूट्रिशन को कुपोषण के माध्यम से तो देखा ही जाता है, और कुपोषण के आधार पर ही न्यूट्रिशन की सारी नीतियां बनाई जाती थी, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी कुपोषित है, बच्चों की, और बच्चों की क्या बल्कि युवाओं की आबादी भी कुपोषित है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें राउंड में निकल कर आया, वो है भारत में बढ़ता मोटापा या ओबेसिटी। एनएफएचएस में जो परसेंटेज था
ओबेसिटी का वो पुरुषों में करीब 18.9 था, जो 5वें सर्वे में 22.9 हो गया। बच्चों में तो बढ़कर 2.1 से 3.4% हो गया। महिलाओं में 20% से बढ़कर 24% हो गया। इस आंकड़े ने भारत के का जो नीति निर्माता नीति आयोग है, उसे इस बात पे सोचने को मजबूर किया है कि वो न्यूट्रिशन के आंकड़े नए सिरे से और न्यूट्रिशन की तक की व्यवस्था को, नियमों को नए सिरे से बनाए। पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु सबसे ज्यादा आगे हैं ओबेसिटी में या मोटापे के मामले में। अब इस नई योजना में कुछ इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, इसमें कि अलग अलग स्कीमों के तहत, सरकार की स्कीमों के तहत और निजी कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले भोजन में ओबेसिटी के पैमाने पर, उनके कोलेस्ट्रॉल और उनकी बाकी चीजों के पैमाने नए सिरे से तय किए जाएंगे, ताकि ओबेसिटी, जो कि भारत में धीमे धीमे एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, उसे रोकने की कोशिश की जाए। इसके अलावा कोशिश ये भी होगी कि लोगों को एडिबल ऑयल का कंजम्पशन कम करने के लिए, फैट का कंजम्पशन कम करने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि भारत में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो हृदय रोग का शिकार के करीब है या हृदय रोग का शिकार है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है। कंपनियों को भी इस मामले में जो फूड बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्हें भी इस मामले में कुछ नए नियमों में बांधा जाएगा। पेमेंट्स बैंक ने अपनी जमा लिमिट बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग की है। फिलहाल इन बैंकों में अधिकतम 2 लाख रुपए तक ही जमा किए जा सकते हैं। पेमेंट बैंक का कहना है कि जमा सीमा अगर बढ़ेगी तो ग्राहकों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार भी हो पाएगा। इस मांग के बाद अब वित्त मंत्रालय के फैसले का इंतजार है कि वो इस मांग को मानता है या नहीं। सर, पेमेंट बैंक ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं? पेमेंट बैंक एक ऐसा प्रयोग है जो आंशिक रूप से सफल रहा। पेमेंट बैंक शुरुआत में, अगर याद हो तो 3-4 साल पहले भारत में कई अलग अलग कंपनियों ने पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई किया था, तो ज्यादातर कंपनियों ने उसमें अपने लाइसेंस वापस कर दिए थे, क्योंकि पेमेंट बैंक्स को सामान्य बैंक की तरह काम करने की छूट नहीं होती है। वो केवल पेमेंट सर्विसेज मुहैया करा पाते हैं, वो चाहे डेबिट कार्ड के जरिए हो या यूपीआई के जरिए हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए हो। उन्हें लोन देने की छूट नहीं है और उन्हें बहुत सीमित मात्रा में पेमेंट करने भर का डिपॉजिट रखने की छूट दी जाती है। अब पेमेंट बैंक दोबारा अपने इस पूरे मॉडल को सर्वाइवल के लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी माना जा रहा है कि भारत के अधिकांश पेमेंट बैंक बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए, उनके पास कुछ और बड़ा बैंकिंग सर्विस करने का की छूट नियमों के तहत नहीं है। भारत में जियो का पेमेंट बैंक है, एयरटेल का है, फिनो है, एनएसडीएल का है, इंडिया पोस्ट का है और पेटीएम का पेमेंट बैंक है, जिस पर हम चर्चा करते रहते हैं पेटीएम के स्टॉक्स के संदर्भ में। अब इन बैंकों का कहना है कि इन्हें कम से कम 5 लाख रुपए तक जमा करने की छूट दी जाए। 2021 में शुरू सरकार ने इनमें जमा की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया था, और ये सीमा एंड ऑफ द डे बैलेंस है। मतलब किसी दिन के अंदर, किसी खास दिन के अंदर बैंक 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी अकाउंट में नहीं रख सकता। इसे 5 लाख रुपए करने की बात कही गई है। बैंकों का कहना है कि पेमेंट सर्विसेज का विस्तार तेजी से हो रहा है, बहुत देश में अब ऑनलाइन पेमेंट्स किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सुविधा दी जानी चाहिए कि उन्हें वो अपना ज्यादा पैसा इन पेमेंट बैंकों में रखें। बैंकों के पास उससे कैश फ्लो बढ़ेगा और उसका इस्तेमाल वो बाकी जगह निवेश में कर पाएंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने अब जीडीपी का आकलन करने के लिए जीएसटी डेटा का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य जीडीपी के आंकड़ों को अधिक सटीक और विस्तृत बनाना है। जीएसटी डेटा के जरिए व्यावसायिक गतिविधियों का वास्तविक मूल्यांकन संभव होगा, ऐसा मानना है। इससे अधिक आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से मापा जा सकता है। इससे सरकार के नीतिगत फैसले लेने में आसानी होगी। सर, सरकार ऐसा करने क्यों जा रही है? पहला सवाल तो यही है। ये हम भारत की जीडीपी में 2 बड़े बदलाव आने वाले हैं। आप इसे इस बात से भी जोड़ सकते हैं कि हाल फिलहाल में जीडीपी में तेज गिरावट आई है, 4 साल का न्यूनतम जीडीपी है, और उसे देखते हुए सरकार की जो पूरी छवि है और भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी छवि है, उसको लेकर तमाम सवाल उठे हैं। तो 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला बदलाव ये कि जीडीपी के आधार वर्ष को बदल के 2012-13 से 22-23 किया जाएगा, और दूसरा, सांख्यिकी मंत्रालय ने, विभाग ने संकेत दिया है कि जीएसटी के आंकड़ों को जीडीपी के आंकड़ों में शामिल किया जाएगा। डेटा पॉइंट से हम समझे तो हमें समझ में आएगा। जीएसटी के आंकड़ों को जीडीपी में शामिल करने का मतलब है कि जीएसटी दरअसल टैक्स कलेक्शन है, जो मुख्य रूप से उत्पादन पर होता है, वह उत्पादन जो टैक्स के दायरे में आता है। इस आंकड़े को सामने लाने से जीडीपी को बढ़ाने में या जीडीपी के आंकड़े को थोड़ा बेहतर करने में सरकार को मदद मिलेगी। और इसके साथ एक और बुनियादी आधार जीएसटी के जीडीपी के आकलन का तैयार हो सकेगा, जो कि टैक्सेशन पर केंद्रित है। और ये कवायद पिछले करीब 6-7 महीने से चल रही है। माना जा रहा है कि फरवरी 2026 में जो जीडीपी की नई सीरीज जारी होगी, उसमें जीएसटी का आंकड़ा भी शामिल होगा।
सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि जीडीपी में इसमें क्या बदलाव आएगा? जीएसटी का डेटा अगर जुड़ जाएगा, क्या जीडीपी पर कोई बदलाव आएगा या ओवरऑल जीडीपी वही रहेगी? मान थोड़ी बढ़ोतरी जरूर होगी जीडीपी में, आधा परसेंट से 1% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कितनी होगी और जीएसटी के डेटा को सरकार किस तरह से शामिल करती है और कैसे, चूंकि जीडीपी के आंकड़े तिमाही आधार पर आते हैं, उनमें कई सारे आंकड़े लैग के साथ आते हैं। जीएसटी का डेटा हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है, हर महीने उपलब्ध होता है, उसे कैसे शामिल किया जाएगा? क्योंकि अभी भी जीडीपी के आंकड़ों में शुभम टैक्सेशन के आंकड़े शामिल होते हैं, बल्कि जो जीडीपी में पिछला परिवर्तन किया गया था आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, उसमें टैक्सेशन को एक महत्वपूर्ण आधार बनाया गया था और उस टैक्सेशन के आधार पर जीडीपी को का आकलन किया गया था। पर स्पेसिफिकली जीएसटी के आकलन के बाद जीडीपी में बढ़ोतरी तो जरूर नजर आएगी। ये तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होने की संभावना है और ये भी माना जा रहा था कि जीएसटी के आने के बाद भारतीय जीडीपी के ढांचे में बड़ा बदलाव और सुधार होगा। पर ये पहली बार है जब इस बात की तैयारी की जा रही है, इस पर निगाहें हमारी रहेंगी कि क्या बदलाव होता है। क्योंकि जीडीपी की तस्वीर बढ़ी हुई इसलिए भी नजर आएगी क्योंकि आधार वर्ष बदला जाता है। जब आधार वर्ष बदला जाता है तो नई कीमतों को आधार बनाया जाता है, क्योंकि जो फिक्स्ड जीडीपी का फार्मूला है उसमें एक निर्धारित वर्ष की जो उत्पादन की कीमतें उन्हें शामिल किया जाता है। तो ये भी एक वजह होगी जिससे हमको जीडीपी थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। इस बात को उन्होंने दोबारा दोहराया है, तो इसके कुछ मायने हैं। भारत के कृषि फार्मा के निर्यात पर असर पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और अब अमेरिका भारत पर भी वैसे ही टैरिफ लगाएगा जैसे भारत अमेरिका पर लगाता है। इससे पहले भारत ने अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत की योजना बनाई थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद व्यापार वार्ता पर भी असर पड़ सकता है। सर कहां तक पहुंची ये बात? मतलब बार बार ट्रंप दोहरा के याद दिला रहे हैं, जब तक बीपी नॉर्मल होता है तब तक फिर याद दिला देते हैं कि 2 अप्रैल आने वाला है। तो कहां तक ये बातचीत पहुंची है? ट्रंप 2 बातें कह रहे हैं और दोनों बातें भारतीय सरकार के का जो तंत्र जो ट्रंप की तरफ भारी उम्मीदों के साथ देख रहा है और भारत में ट्रंप की आक्रामकता को थोड़ा अंडर प्ले कर रहा है, उसके लिए बहुत असहज स्थिति पैदा हो रही है ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने 2 बातें कही पिछले 2 दिन के अंदर। एक तो उन्होंने कहा कि भारत ना भूल जाए कि इसके ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स आने वाला है, जैसा आपने बताया 2 अप्रैल से, यानी फिर याद दिलाया। जबकि भारत का कहना था कि रेसिप्रोकल टैक्स पर अभी कोई चर्चा नहीं शुरू हुई है। दूसरी तरफ ट्रंप ने कल यह भी कहा कि भारत अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर तैयार हो गया है। अब ये बिल्कुल उसका उल्टा है शुभम, जो सरकार ने 2 हफ्ते पहले कहा था, जो सरकार ने साफ साफ एक बताया था संसदीय समिति को। हमें याद होगा हम लोगों ने बोनस पॉइंट पर उस पर चर्चा भी की थी और सरकार की तरफ से कहा गया था कि अभी हमने किसी भी चीज पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की या कम करने का वादा नहीं किया है। तो ट्रंप एक बहुत मजे हुए नेगोशिएटर की तरह भारत को कॉर्नर कर चुके हैं इस पूरी वार्ता में। इस पूरी टैरिफ की जो पेशबंदी है उसमें भारत को उन्होंने किनारे कर दिया है और लगातार भारत रिसीविंग एंड पर दिखाई देता है। ट्रंप कहते हैं, फिर भारत की तरफ से उसकी प्रतिक्रिया होती है, कभी नहीं होती है। इस बीच तीसरा हिस्सा यह है कि भारत के और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं। नए सिरे से बातचीत अगले हफ्ते शुरू होगी, जब असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के ब्रेंडन लिंच भारत में होंगे और वो पहला ऐसा औपचारिक मौका होगा जब अमेरिका के व्यापार उप मंत्री या राज्य मंत्री कहें आप, वो भारत आएंगे और भारत में उन चीजों पर चर्चा शुरू होगी जिनका लेन देन इस डील के भीतर होना है। अभी तक जो संकेत मिल रहा है उससे अमेरिका भारत में एग्रीकल्चर को लेकर का खासा आक्रामक है। उसका मानना है कि भारत को कृषि उत्पादों के आयात पर ड्यूटी कम करनी चाहिए, जो भारत की सबसे कमजोर, सबसे दुखती रग है। और जैसे ही भारत में एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स पर ड्यूटी कम होने की बात होगी, वैसे ही किसानों के हितों के मामले सामने आएंगे। तो इसलिए अब अगला हफ्ता भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ताओं की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण होने वाला है। सर दूसरी बात यह है कि ट्रंप दरअसल चाहते क्या? वाकई ट्रंप, आपको लगता है कि 2 अप्रैल को 32-35% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर इंडिया के ड्यूटी लगा देंगे, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, इतनी सारी चीज़ें? अमेरिका में भी तो दिक्कत हो जाएगी। इतनी सारी दवाई अगर भारत से जाती है, 70-80% हिस्सा अगर भारत की दवाइयों का है, आप एकदम इतना टैरिफ लगा देंगे, वहाँ इन्फ्लेशन की क्या स्थिति होगी? दरअसल ट्रंप चाहते क्या? क्या इसको डराकर कुछ और करना चाहते हैं? नहीं, ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को इन वार्ताओं से ट्रंप ने नहीं जोड़ा है।
क्योंकि वार्ताएं तो इतनी जल्दी, ऐसा तो है नहीं कि आनंद फानंद में बैठ के मेज के सामने पूरी ट्रेड डील हो जाएगी, क्योंकि ट्रेड डील में भी कई सारे दिलचस्प चीजें इसमें हम आगे भी एक उस पर चर्चा करेंगे कि डब्ल्यूटीओ का भी मामला इसमें एक फंसता है। पर ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ के मामले में दुनिया में ज्यादा देश नहीं है जिनके ऊपर ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने हैं। दो तरह से ट्रंप ने अपनी टैरिफ रणनीति बनाई है। एक तो टैरिफ रणनीति उन देशों के पे बनाई है जिनके बारे में उनको लगता है कि उनसे उनकी पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं है और उनके लिए वो देश उनके बाजार में सामान डंप कर रहे हैं, जैसे कनाडा, मैक्सिको और चाइना। तो वहां से आने वाले चुनिंदा इंपोर्ट्स पर, स्टील पर, एल्यूमिनियम पर ट्रंप ने ड्यूटी लगाई है। और दूसरी रणनीति है ये कि जैसे को पैसा, यानी अगर भारत किसी उत्पाद पर जितना टैरिफ लगाता है फिर अमेरिका में वो सस्ता नहीं होना चाहिए। तो ट्रंप के इन टैरिफ की नीतियों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर हम लोग लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कल फेडरल रिजर्व ने भी बात कही कि मंदी आने की संभावना है, महंगाई आने की संभावना है। पर रेसिप्रोकल टैरिफ से उनका टारगेट 3 देश है मुख्य रूप से, भारत, वियतनाम और कोरिया। ये 3 प्रमुख देश हैं जो अमेरिका में से आने वाले सामान पर ज्यादा ड्यूटी लगाते हैं, जबकि जब वही सामान अमेरिका के बाजार में जाता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है। और ये ट्रंप का बेहद आक्रामक एजेंडा है जिसे वो बार बार पहले दिन से उसे दोहरा रहे हैं। तो संभावना तो इस बात की है कि 2 अप्रैल से ट्रंप शायद रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर देंगे। व्हाइट हाउस का रिसर्च डिपार्टमेंट इस पर गहराई से काम कर रहा है, उन उत्पादों को आइडेंटिफाई कर रहा है। हाँ, उससे पहले अगर भारत सरकार उन्हें टालने के लिए, रोकने के लिए तैयार कर लेती है तो ये अलग बात है, क्योंकि ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको के मामले में अपने टैरिफ के फैसलों को बराबर आगे पीछे किया है, बदला है, बढ़ाया है। तो उम्मीद की किरण है कि शायद वो इस टैरिफ के मार्ग को थोड़े समय के लिए टाल दें, लेकिन फिलहाल उनकी मुद्रा बड़ी तेवर भरी है, आक्रामक तेवर है। और प्रति सप्ताह वो एक बार याद दिला देते हैं भारत को कि 2 अप्रैल आने वाला। बिल्कुल। डब्ल्यूटीओ का मामला क्या है सर, कि अगर ये आपस में बात कर लेंगे, सुलह कर लेंगे, तो क्या डब्ल्यूटीओ के जो नियम हैं स्थापित उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, ताक पे रख दिया जाएगा? अब ये दिलचस्प बात है, अगले सप्ताह जब अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत में होंगे तब ये देखना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता है वो डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत भारत और अमेरिका बंधे हुए हैं और वो इस तरीके की कोई फ्री ट्रेड डील तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो पूरी तरह फ्री ट्रेड डील ना हो। तभी इस बात पे दुविधा बनी हुई है कि ये जो समझौता होने वाला है इसको बीटीए कहा जाएगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाएगा, या इसे एफटीए कहा जाएगा। एफटीए तो कहने की संभावना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा कारोबार का या ट्रेड का शामिल नहीं होगा। लेकिन आमतौर पर जब कोई देश दूसरे देश को विशेष रियायत देता है तो इसलिए डब्ल्यूटीओ की एक व्यवस्था है जिसको एमएफएन कहा जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस स्टेटस कहा जाता है। यही प्रिंसिपल डब्ल्यूटीओ के बीच में अप्लाई होता है जब कोई 2 देश एक दूसरे के लिए विशेष दरवाजे खोलते हैं। अब यहां इस बात की संभावना है कि भारत और अमेरिका दोनों डब्ल्यूटीओ के नियमों से बाहर निकलकर इस संधि को करने की कोशिश करेंगे और उसका रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि दुविधा ये एक और है शुभम, कि अगर इस तरीके का समझौता अमेरिका के साथ होता है तो दुनिया के अन्य बाजारों से भी भारत के ऊपर दबाव बनेगा कि वो ठीक इसी तरीके का समझौता करें और इसी तरीके की रियायतें दें। ये भी चीज भारत के का जो पॉलिसी सिस्टम है, जो भारत के नेगोशिएटर्स हैं, उन्हें ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में बढ़ती अनिश्चितताओं के चलते भारतीय आईटी स्टॉक में विदेशी निवेशकों ने जोरदार बिकवाली की है। हाल ही में आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश की निकासी हुई है, जिससे इस सेक्टर पर दबाव बढ़ा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जारी अस्थिरता और वहाँ की नीतियों को लेकर निवेशकों में चिंता के चलते बिकवाली हो रही है, जिससे शेयरों में, अच्छे शेयरों में भी पिटाई हो रही है। सर, आईटी को बड़ा डिफेंसिव माना जाता था एफएमसीजी की तरह, क्या बता रहे हैं इस सेक्टर के आंकड़े, कितनी बिकवाली है? दोनों ही सेक्टर, आईटी और एफएमसीजी, एफआईज के बड़े पसंदीदा थे क्योंकि भारत की बढ़त थी आईटी में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ब्रांड स्थापित थे, और एफएमसीजी भारतीय बाजार पर केंद्रित स्टोरी थी। मतलब एक स्टोरी भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार की थी और एक कहानी भारत के डोमेस्टिक बाजार की थी। लेकिन अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखें, 10% गिर चुका है। 2 बड़ी वजह है। एक तो अमेरिका में जो पूरी के पूरे जॉब्स के नियम बदल रहे हैं, लोगों को नौकरियों के नियम बदल रहे हैं, ग्रीन कार्ड खत्म करने की तैयारी की जा रही है। इस वजह से भारतीय कंपनियों को गाहे बगाए देर सवेर अमेरिका से अपना सामान भी समेटना पड़ सकता है और नहीं तो अपने कारोबार को फिर सीमित रखना पड़ सकता है। और इसलिए जो आप देखिए पिछले क्वार्टर में जितने भी गाइडेंस आए आईटी कंपनियों की, जैसे आज एसेंचर का गाइडेंस आया, उनके गाइडेंस बड़े सतर्क थे और आने वाले समय में मुनाफों में किसी अच्छी और बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं थी। तो एक तो ये वजह। दूसरा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा है जो सीधे सीधे आईटी सेक्टर को प्रभावित करता है।
और इसलिए अगर आप देखें कि आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी बिकवाली एफआईज ने की है हाल फिलहाल के मौके पे। करीब करीब जो कैपिटल आउटफ्लो आईटी स्टॉक से है वो 6000 करोड़ के आसपास, 6934 करोड़ के आसपास का कैपिटल आउटफ्लो हमने देखा है आईटी सेक्टर से हाल की बिकवाली में, और इसीलिए आईटी का इंडेक्स गिरा है। और दूसरा जो सेक्टर है वो एफएमसीजी, जहां से 5000 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की है। तो एफआईज अभी बाजार में लौटे हैं, थोड़ी थोड़ी बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, सस्ती कीमत पर स्टॉक्स खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तस्वीर क्या रहने वाली है। भारतीय बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने डेट इनफ्लो में एक साल का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा डेट इनफ्लो देखने को मिला है, जिससे बाजार में स्थिरता बने रहने की उम्मीद है। इस बढ़ते डेट इनफ्लो के चलते भारतीय बॉन्ड मार्केट को मजबूती मिली है। सर, शेयर बाजार से तो निकल रहे हैं, लेकिन डेट में निवेश लगातार बढ़ रहा है, क्या दिखाता है अच्छी खबर, ये अच्छी खबर है भारतीय बाजार के लिए। डेट मार्केट में एफआईज के निवेश में बढ़ोतरी हुई है, और दो चीजें इसमें में ड्राइव कर रही हैं विदेशी निवेशकों को। एक तो ये कि वो जो बिकवाली करके पैसा निकाल रहे हैं उसे भारत में ही रख रहे हैं और डेट सेगमेंट में डाल रहे हैं। एक साल में एक दिन में सबसे बड़ा निवेश हुआ इन्वेस्टर ने, करीब 3000, बुधवार का आंकड़ा हमारे सामने एनएसडीएल से मिला, 3052 करोड़ रुपए डेट मार्केट में एफआईज ने इन्वेस्ट किए हैं। और ये मार्च में अभी तक 8497 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश डेट मार्केट में हो चुका है। इसकी दो वजह है, एक तो ये भारत में ब्याज दरें पहले से ही ऊंची हैं जिससे फायदा है, और दूसरा रिजर्व बैंक आने वाले समय में ब्याज दरों में कमी करने वाला है। माना जा रहा है कि अप्रैल के महीने में एक रेट कट तो आएगा ही, उस रेट कट के आने के बाद भारतीय बाजार निवेश के लिए और भी आकर्षक हो सकता है। तो डेट मार्केट से अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम होने का असर भी डेट मार्केट पर दिखाई देता है, क्योंकि महंगाई कम हुई है तो इसका फायदा आमतौर पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स को मिलता है। तो भारतीय बॉन्ड बाजार फिलहाल विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है। चलिए, अगली दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़े उससे पहले उन लोगों को हम लोग उनके नाम आप लोगों को बताना चाहेंगे जिन्होंने कल मैंने जो सवाल पूछे थे, जो खबरों ने ढूंढने को कहा था, उसमें बाजी मारी है। एक नाम परसों का रह गया था, आकाश कश्यप जी का। उन्होंने शिकायत की कि शुभम भाई नाम तो मेरा नहीं लिया आपने, ना लिखी तो मैंने भी, सही बात थी। तो आकाश कश्यप जी, आप भी इसमें शामिल हैं। और कल जो लोग ढूंढ पाए सही जवाब, उनका नाम धर्मकांत, दिवेश भवानी, गुलरेज जमाल, प्रदीप संध, संदीप मिश्रा। एक कोई थिंक टैंक हटके फाइनेंस चैनल है। आप से निवेदन है कि जब आप जवाब लिखें तो अपना नाम लिख दीजिए, हैंडल बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अमित मोहन, एजाज, अभिनव वर्मा, राजेश, अमित सिंह और कपिल बोयल। देखिए कितने सारे लोग हैं, ये पता चलता है कि कितना प्रेम है बोनस पॉइंट से, द बोनस से हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे फॉलोअर्स को, कि वो एक खबर को भी ढूंढ कर ले आते हैं। तो कश्यप जी, आपका भी नाम आज मैंने बोल दिया है और बाकी लोगों का भी। अब आज की बारी, आज कौन सी खबरें पढ़नी है और क्या ढूंढ निकालना है। तो चलिए, आज एक खबर हमने लिखी है, एक कंपनी का बड़ा मेगा आईपीओ आने वाला है। अब आईपीओ तो कई के आने वाले हैं, कौन ला रहा है मेगा आईपीओ? देखिए, मेगा हम जब कह रहे हैं तो इसका मतलब काफ़ी बड़ा आईपीओ है। सेबी के पास तो बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने पैसा अपने पेपर जमा कर रखे हैं आईपीओ लाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए। लेकिन खबर किस पर लगी थी आज के दिन में, वो आपको ढूंढनी है। टाटा के कितने शेयरों में डूबा पैसा, ये एक बड़ी खबर है जिस पर हमने बात की है। कितना रख सकते हैं घर में सोना, देखिए ये है गोल्ड के मार्केट से जुड़ी खबर। ये आपको देखना है कि कौन कितना घर में सोना रख सकता है। आपके घर में जितने मेंबर हैं, हर मेंबर के पास कितना सोना है। और ये सोना अगर आप रख सकते हैं का मतलब पता है आपको क्या है? कि कल को मान लीजिए, भगवान ना करे, बड़े लोगों के यहाँ पड़ता है, छापा भी पड़ गया और इतना सोना आपके घर में मिला, तो इस सोने को कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई परिवार में इतना सोना तो रखा जा सकता है। उसके आगे अगर निकलेगा तो फिर जांच पड़ताल, पर्ची, बिल पूछे जाएंगे। इसके बाद भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये दूसरी खबर जो आपको ढूंढनी है कि क्या रिकॉर्ड बनाया। अब भारत ने बनाया है, रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड से जुड़ी एक ही खबर है हमारी आज की तारीख में, 21 तारीख में, वो ढूंढ निकालिए। और सोशल मीडिया पर जॉब फ्रॉड है, उसकी खबर आपने बोनस पॉइंट में भी पढ़ी, सुनी, अंशुमान जी ने विश्लेषण किया। विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो thebonus.in पर अभी लॉग इन कीजिए। आज के दो सवाल याद रखिएगा, भारत ने रिकॉर्ड कौन सा बनाया है और कौन सी कंपनी मेगा आईपीओ ला रही है। सोमवार को जब शो करेंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि किसने सही जवाब दिया।
आगे अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ। भारत का 23 अरब डॉलर का फैक्ट्री प्लान उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। इस योजना में करना क्या था? चीन की फैक्ट्रियों को टक्कर देने के लिए अपनी फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाना था, लेकिन ये उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। उत्पादन में कमी के कारण ये योजना सुस्त पड़ गई। इस प्लान के तहत भारत में बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना थी, जिससे देश में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इसको विकसित किया जा सके। लेकिन परियोजना के क्रियान्वयन में देरी हुई, जरूरी संसाधनों की कमी थी, निवेशकों की रुचि सीमित थी, तमाम कारण रहे जिसकी वजह से ये प्रभावित हुई। सर, ताजा स्कीम क्या है, ताजा आंकड़े क्या हैं? ताजा स्कीम अभी अगर आप इसका रिपोर्ट कार्ड पढ़ें तो कैसी दिख रही है? शुभम, बोनस पॉइंट में हमारे जितने दर्शक वो उनको हमें बताना चाहते हैं कि हम हर रोज आपके लिए कोशिश करते हैं कि आपको उस खबर से परिचित कराया जाए जो आमतौर पर सुर्खियों से बाहर है और बहुत जरूरी है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, जीडीपी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। और उसमें ये खबर है उस स्कीम को जिसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहते हैं। भारत के इतिहास में उदारीकरण के बाद शुभम ये सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम थी। 23 अरब डॉलर का बजट सरकार ने इस स्कीम के लिए रखा था। ये कैसे आई थी स्कीम? उसका माध्यम थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों को डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी थी। इससे पहले तक भारत सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए तमाम तरीके की रियायतें देती थी, टैक्सेशन की वापसी करती थी। इन सारी स्कीमों को डब्ल्यूटीओ में अमेरिका ने चुनौती दी थी। भारत मुकदमा हार गया था क्योंकि उन स्कीमों को डब्ल्यूटीओ नियमों के प्रतिकूल पाया गया था। डब्ल्यूटीओ नॉन कंप्लायंट थी स्कीमें। और उसके बाद भारत ने अपने यहाँ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी जिसको पीएलआई स्कीम कहा जाता था। पिछले 4-5 साल के दौरान आपने 2019 के बाद इस स्कीम की चर्चा प्रतिदिन, हर हफ्ते, हर जगह बार बार सुनी होगी। ये स्कीम इतनी महत्वाकांक्षी थी। कोशिश दो थी, चीन पर निर्भरता कम की जाए, जो जो चीजें हम चीन से आयात करते हैं, दुनिया से आयात करते हैं, उन्हें भारत में बनाया जाए, हार्डवेयर, दवाएं, सोलर सेल, कपड़ा, स्टील। और दूसरा ये कि निर्यात बढ़ाया जाए। तो ये तो हुई उसकी पृष्ठभूमि। अब सोचिए कि अब इसका रिपोर्ट कार्ड जो सरकार के पास आया है वो बेहद चौंकाने वाला। और उसके बाद सरकार के अंदर से स्कीम के भविष्य को लेकर गहरी चिंता और मंथन शुरू हुआ है। इसलिए आज की खास खबर है। पीएलआई स्कीम की ताजी तस्वीर डेटा पॉइंट में आप देख सकते हैं। जितनी उत्पादन कंपनियां इसमें आई थी, बहुत ही कम कंपनियां आई इस स्कीम में तमाम सेक्टर में करीब 16-17 सेक्टर थे जो 18 तक बढ़ा दिए गए थे। इनमें केवल 34% ने उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया। सरकार ने 23 अरब डॉलर का बजट रखा। अक्टूबर तक केवल 1.73 अरब डॉलर पैसा ही खर्च हो सका, क्योंकि कंपनियां अगर उत्पादन करती, लक्ष्य हासिल करती, तो उन्हें यह पैसा दिया जाता। सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली बात इस स्कीम की पर जो सवाल उठा रही है वो ये है कि भारत में इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। याद कीजिए, मेक इन इंडिया की घोषणा, वो बड़ा सा अभियान जिसको लॉन्च किया गया था और उस समय कहा गया था कि इस स्कीम के बाद मेक इन इंडिया से, पीएलआई से भारतीय अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25% की जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रोजगार लेकर आती है। ये कहा गया था कि कृषि क्षेत्र पर रोजगारों का दबाव बहुत ज्यादा है, वहां से लोगों को निकालकर फैक्ट्रियों में लाना पड़ेगा और फैक्ट्रियां लाने के लिए स्कीम लाई जा रही है। पर वास्तविकता यह है कि इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमी में हिस्सेदारी 15.4% से घट के 14% रह गई, यानी उल्टा हो गया। बढ़ाने के लिए लाए थे, कम हो गया। 14 सेक्टर्स में 14 अलग अलग उद्योगों में स्कीम का थोड़ा कामकाज दिखाई दिया गया। कंपनियों ने मांग की, उत्पादन लक्ष्य नहीं बढ़ाए गए। हम डेटा पॉइंट फिर से देखते हैं। सब्सिडी देरी से मिली कंपनियों को, इसलिए उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं हुए। फार्मा और मोबाइल को छोड़कर बाकी किसी भी क्षेत्र में कंपनियों ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। ना तो बड़ी कंपनियां आई, ना उन्होंने बड़ा उत्पादन किया। और इसलिए इस स्कीम में अधिकांश क्षेत्रों को कंपनियों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। सोलर सेक्टर में 12 कंपनियां आई जिसमें उत्पादन लक्ष्य से पूरा करने से दूर रही। तो ये है शुभम इस स्कीम का अभी तक का रिपोर्ट कार्ड जो सरकार को परेशान कर रहा है बीते दिन। सर, ये रिपोर्ट कार्ड तो है, फिर अब स्कीम का आगे क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? और
अब इस स्कीम में को लेकर सरकार में गहरा पुनर्विचार शुरू हुआ है। इस तरीके के संकेत हमें मिल रहे हैं। पिछले साल के अंत तक इस बात पे संकेत मिलने लगे थे कि पीएलआई स्कीम अपने मौजूदा ढांचे में लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। तो पहला संकेत हमें तब मिला था जब सरकार ने कहा था कि नए क्षेत्रों को इसमें नहीं जोड़ेंगे और उन क्षेत्रों पर फोकस करेंगे जहां कंपनियों ने निवेश किया है या कंपनियां जहां आई हैं। तो वैसे तो दो ही सेक्टर है केवल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा। उसमें भी हार्डवेयर की तस्वीर हमने कल आपको बताई थी कि हार्डवेयर में भी भारत की निर्भरता आयातित कंपोनेंट्स पर बेहद ज्यादा है। हार्डवेयर में डेल के अलावा किसी बड़ी कंपनी ने भारत में कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने की में रुचि नहीं ली। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि इस स्कीम को मौजूदा स्वरूप में शायद जारी नहीं रखा जाएगा। इस तरीके के संकेत हैं, संभावना है। कुछ सेक्टर तक इसे सीमित कर दिया जाएगा, कई सेक्टर्स के लिए इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात मेक इन इंडिया के लिए जो चुनौती है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद अगर भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाते हैं तो भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता और ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि अमेरिका के बाजार में जब जाएंगे और आपका सामान महंगा होगा तो बेचना मुश्किल होगा। तो मेक इन इंडिया का जो पूरा आत्मनिर्भर भारत की जो पूरी तैयारी थी, उस तैयारी को बाजार का, निवेशकों का उस तरीके का प्रोत्साहन या उत्साह नहीं मिला। तो भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम को लेकर आने वाले समय में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं जो मेक इन इंडिया के लिए बड़ा झटका होंगी। इस बीच में इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि स्कीम जिस दौरान लागू हो रही थी उस दौरान कोविड भी आया था, तो कोविड का असर भी इस स्कीम को झेलना पड़ा था। फिलहाल अभी इस बात के संकेत नहीं है कि इस स्कीम का दायरा इसे लंबे समय तक बढ़ाया जाएगा। वैसे 2025 के वित्त वर्ष के अंत में इस स्कीम का रिव्यू किया जाना है और उसका रिव्यू अब शुरू हो गया, जहां से ये संकेत हमें मिल रहे हैं। ओईसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर देशों की सरकार की ओर से कर्ज के जरिए फंडिंग करने का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई देशों की सरकारें आर्थिक संकट से निपटने और विकास परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज ले रही हैं। हालांकि इस बढ़ते कर्ज का असर आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। एक चेतावनी भी है इस रिपोर्ट में। चेतावनी ये है कि यदि ये कर्ज का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो इससे वित्तीय स्थिरता पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा कई देशों के लिए कर्ज चुकाने में परेशानी आ सकती है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था नकारात्मक असर दिखा सकती है। सर, क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट बेहद अनोखे मौके पर आई है, बेहद असमंजस भरे मौके पर आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। हमने कोविड के दौरान देखा दुनिया के देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कोविड से उबारने के लिए बड़े कर्ज लिए, डेट ट्रैप में फंसी हैं। अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं, एशिया की कई अर्थव्यवस्थाएं, भारत में भी टैक्स में जीडीपी की तुलना में सरकार का कर्ज 80-85% से ऊपर है। आईएमएफ बराबर चेतावनी के संकेत भेजता रहता है। ये रिपोर्ट बता रही है कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल डेट है और खासतौर से जो अमीर देशों का डेट है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना, वो 2007 के बाद रिकॉर्ड लेवल पर है। अमीर देशों के डेट को हम क्यों रेखांकित कर रहे हैं, उनके कर्ज को इतना इसलिए महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने डिफॉल्ट की जांच की समस्याएं पिछले सालों में 2007-8 में इन्हीं देशों से आते देखी। क्योंकि अब इन देशों का एक्सेस बॉन्ड मार्केट में ज्यादा होता है और अपनी जरूरतों के लिए कर्ज लेते हैं और बाद में वहां समस्या आती है। ओईसीडी की रिपोर्ट ये मान रही है कि इन देशों में जो डेट को सर्विस करने की कॉस्ट है, यानी उसको कर्ज चुकाने की, ब्याज चुकाने की कॉस्ट है, वो 2021 में नेशनल इनकम का 3.3% हो जाएगी। और भी महत्वपूर्ण बात, ये रिपोर्ट उस समय आई है जब जर्मनी के पार्लियामेंट ने, संसद ने पिछले सप्ताह रिकॉर्ड कर्ज का एक नया अभियान घोषित किया है। आपको याद होगा बोनस पॉइंट हमने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप से झगड़े के बाद यूरोप अब अपना रास्ता, अपना चूल्हा चौका अलग करने की तैयारी कर रहा है और उसे अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी है। इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने के लिए बड़े बजट का और कर्ज का प्रावधान कर रहा है। जर्मनी का ये प्लान उसी पर केंद्रित है, यानी जर्मनी बड़े पैमाने पर कर्ज लेने वाला है। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक की दुनिया के डेट मार्केट्स में बड़ी हलचल मची थी, क्योंकि यूरोप अपने कर्ज के लक्ष्य को बढ़ा रहा है। तो एक तरफ ओईसीडी की ग्लोबल डेट रिपोर्ट ये बताती है कि अमीर देश कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट बताती है कि यूरोप के देशों में डिफेंस पर, रक्षा खर्च पर स्पेंडिंग रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूरोप की सुरक्षा के लिए मदद देने से अपने आप को अलग कर लिया है। ऐसी स्थिति में दुनिया के डेट मार्केट थोड़ा किनारे पर हैं और एज पर हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार की परिस्थिति क्या होगी अगर डेट और ज्यादा बढ़ता है। तो ब्याज दरों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैपिटल के फ्लो को लेकर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। नई खबरों के साथ, नई चर्चा के साथ फिर आएंगे।
सोमवार को। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।